हेलो स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम एक बार फिर से पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि अभी पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आपने यही देखा कि दो या दो से अधिक किरणें जब परावर्तन के बाद या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु बना करके मिलती हैं, वही बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऐसा मैंने पढ़ा हुआ था। अब देखिए, आज हम ये जानेंगे कि गोली दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं। आइए इसकी क्या क्या स्थितियां हैं, हम उस पर करते हैं डिस्कस। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। अब वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल। आइए जैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी स्थिति क्या हो सकती है। एक बात ये आप गौर करिए कि कभी भी जो वस्तुएं होती हैं या जो किरणें होती हैं, क्या जैसे देखिए, मैंने देखा हुआ था कि एक होता था बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट के बारे में आपने क्या जाना था कि ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या था कि प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम क्या बोलते थे, किरण पुंज कहते थे। किरण पुंज कहते थे। तो किरण पुंज होने की स्थिति में दो बातें थी। एक तो थी कन्वर्जेंट और एक होती थी डाइवर्जेंट, और एक थी पैरेलल। तो तीन स्थितियां थी। तो यहाँ तीन स्थितियों में एक तो होगा कन्वर्जेंट, एक होगा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट अगर हो रहा है तो मैंने आपको देखो पीछे बताया हुआ था, यहाँ पे दर्पण में जब भी कन्वर्जेंट होगा तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। जहाँ पे डाइवर्जेंट होगा वहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि वो जो है दर्पण उत्तल पर रहेगा वो स्थिति। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, इसके जो भी रूल है, फर्स्ट रूल पे हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या होता है प्रतिबिंब बनने का नियम। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि जैसे मैंने एक दर्पण क्रिएट किया, ये पोल हो गई, ये आपका क्या हो गया, मेन एक्सिस हो गया, इसको मुख्य एक्सिस का नाम देते हैं। ये हो गया M1 M2। ये आपका कैसा है, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। मैं यहीं पर ही उसका भी फिगर ले रहा हूं। ये अपना हो गया ये अपना हो गया उत्तल। ये हो गया P। ये हो गया उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण में सबसे पहले मैंने क्या किया। अब देखिए, यहाँ पे दो बातें। एक बात तो ये ढूंढ लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ पे वक्रता केंद्र ये हो गया। ठीक, सबसे पहली बात। और इसी के मध्य में ही बताया हुआ था फोकस होता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि R वक्रता त्रिज्या जो होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। R बराबर F/2। ये मैंने आपको बातें बताई हुई थी। R = F/2 होता है। सबसे पहली स्थिति हम क्या करेंगे कि जो प्रकाश किरणें हैं, इनके स्रोत का पता नहीं है। जब स्रोत का पता नहीं होता है तो हम ये हमेशा ध्यान देंगे कि अनंत से आ रही होती हैं। और जब भी प्रकाश किरणें, एक बात हमेशा ध्यान देना, जब भी प्रकाश किरणें चलती हैं वो समांतर रेखाओं में ही चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो वहां पे परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। और एक बात और है, ये बार बार जो C है ना, C से हमेशा अभिलंब रेखा ही जाएगी, हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ से जो इसके बीच वाली रेखा जिसको अभिलंब बोलते हैं, वो हमेशा कहाँ से होकर जाती है, C से। ये बातें आप ध्यान देंगे, आपको पता है इनका जो नियम होता है। अब ये वाला एंगल I हो जाएगा, ये वाला एंगल R हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट रूल यही होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब यही बात आइए हम चेक करते हैं उत्तल पर। तो उत्तल पर क्या होगा वो जानना है। अब उत्तल पर भी किरणें क्या होंगी, समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के, और समांतर होने के बाद
ये क्या होती हैं, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, ये डाइवर्ज हो गई। और डाइवर्ज का मतलब ये होगा किसी पॉइंट से मुझे आती हुई दिखेंगी, इसलिए लग रहा है किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। ये हो गया हमारा एफ। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कन्वर्ज का मतलब होता है कि सभी पॉइंट क्या होगा, किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिलेगा। और डाइवर्ज का मतलब क्या होगा, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ मुख्य फोकस से ये किरण जो है जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, ये बात आप ध्यान देंगे। और सेकेंडरी हम बात करते हैं यहाँ पे इनके बीच वाली जो अविलंब होती है, अविलंब हमेशा आप ध्यान रखेंगे वो कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर। और सी से होकर हमेशा जाती है, क्यों, क्योंकि जो भी रेखाएं सी से होकर जाएंगी वो हमेशा अविलंब ही होंगी दर्पण पर। हमेशा बात ध्यान देंगे, सी से कोई भी किरण होकर जा रही है तो हमेशा दर्पण पर अविलंब ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला नियम यही है कि किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर या मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये अपना फर्स्ट नियम है। अब बात करते हैं सेकंड नियम, लेकिन आइए इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। और यहां पे देखें किसी दर्पण से, ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रूल कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ये तो हमारी फर्स्ट रूल थी। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या होगा, अब देखिए सेकंड रूल, जब हम सेकंड रूल पर आएंगे तो वहां पे देखिए हमें अपने ऑब्जेक्ट की मतलब वस्तु की स्थिति पता नहीं थी। हम अनंत मान रहे थे क्योंकि चलो मान लेते हैं बाहर से आ रही है, ठीक है, और हमको कहाँ से आ रही है ये क्लियर नहीं था। लेकिन सेकेंडरी हम ये मान रहे थे कि देखिए मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बात जानना है कि एक तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है तो क्या स्थिति होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो रही है तो क्या स्थिति होगी, ठीक है, अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो क्या होगी। मतलब यहाँ पे दो तीन कंडीशन बनेंगे, वही हमको जानना है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, ध्यान दीजिए, ये अपना क्या हो गया, एक मैंने अवतल लिया, एक मैंने उत्तल लिया। ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया P, ये इनका F हो गया, ये इनका C हो गया, और ये इनका F हो गया, ये इनका C हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे दूसरी बात ये होगी, अगर आपकी किरणें जो है मुख्य फोकस से होकर जाए, कहां से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और फिर सेकेंडरी इनके जो बीच वाली अविलंब होती है वो तो मैंने आपको हमेशा बताया कि वो हमेशा कहाँ से होकर जाएगी, सी से होकर जाने वाली है। एक बात हमेशा आप ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणें बहुत हैं। अगर दो किरणें जिस बिंदु पर जाकर के परावर्तन के पश्चात मिल रही होती हैं वही उसका इमेज होता है, ऐसा आपने पहले पढ़ा था। ये बात हमेशा ध्यान देंगे कि कम से कम दो किरणें होना अनिवार्य। अगर दो किरणें हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आप सिंगल किरण से प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकते, यह हमेशा बात ध्यान देंगे। कम से कम दो होना है या दो से अधिक हो, ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे। सेकेंडरी अगर हम यहाँ बात करते हैं
तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो प्रकाश किरणें होगी ठीक है, वो मानो कि मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं, तो यहाँ पे वो क्या होगा, मुख्य इसके समांतर हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम। और दूसरी जो इसकी अविलंब रेखा होगी वो तो मैंने आपको बताया ही, वो हमेशा क्या होगा, सी से आती हुई प्रतीत होगा। ये आपकी कंडीशन है। ये आपतित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें हैं, ये अविलंब है। अविलंब जो होती हैं वो हमेशा कहाँ से होकर जाती हैं, सी से होकर जाती हैं। मैंने आपको फिगर में इंडिकेट कराया हुआ है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इसको भी हम नोट कर सकते हैं। नोट करने का मतलब वही है, चाहे आप लिख भी सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, यही कि दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दूसरी, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर या मुख्य फोकस से आती हुई, मतलब वही डायवर्स की बात कर रहा हूं, आती हुई दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारे दो चीजें हैं। यहां पे सबसे पहले मैंने क्या लिया कि एक तो पहला क्या था, समांतर मुख्य अक्ष के, दूसरी क्या थी कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से ही होकर प्रकाश किरणें जा करके तब दर्पण से टकराएगी, और जब मुख्य फोकस से होकर आपतित किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ, जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन जब होगा तो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अगर मुख्य फोकस से होकर किरण जा रही है या आ रही है तो भैया परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट उल्टा है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ऐसा अगर याद रखेंगे तो आप भूलने वाले नहीं है। और इसकी जो तीसरी बात है, तीसरी बात आइए उस पर भी करते हैं चर्चा। तो देखिए इसकी जो तीसरी कंडीशन है, अब यहाँ पे दो बातें ले लिया, तीसरा बात क्या है, अगर प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो क्या घटनाएं होंगी, आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने एक फिगर लिया यहाँ पे, ये हो गया, ये सी हो गया, ये सॉरी सी नहीं पी, ये सी हो गया, और ये एफ हो गया, और इनके लिए ये सी हो गया, ये इनकी आधी बी होगी, एफ हो गया। और इस दर्पण को मैंने उत्तल में कन्वर्ट कर दिया कलर करके, ये पी हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक बात ध्यान देना है कि जब भी आपतित प्रकाश जो है अगर वो सी से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है, सी से, तो सी से होकर जाने के बाद मैंने आपको एक बात अभी बताई पहले ही कि सी से जो भी रेखा जाएगी वो हमेशा अविलंब होगी। तो अविलंब रेखा जब जाएगी तो भैया जिस दिशा में जा रही होगी वो फिर से उसी दिशा में वापस लौट आएंगी बिना विचलित हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जीरो होता है, ध्यान रहे ये बात। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। और इसी वजह से जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। सेम यही कंडीशन अगर यहां ध्यान दीजिए,
अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगा, फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। यही जो है तीनों फिनोमिना है। लेकिन हम आपको एक और बताएंगे क्योंकि वो भी कभी कभी पूछा जाता है, ध्यान रहे। तो कहने का मतलब ये भी नोट कर लीजिए, जब प्रकाश की किरणें वक्रता त्रिज्या से होकर दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में बिना विचलित हुए या हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, माध्यम हटा करके उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। मतलब जिस मार्ग से आई हुई होती हैं उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यही तीनों आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन चौथी बात हम आपको ये बताएंगे, अगर प्रकाश की किरण सीधा सीधा आकर के ध्रुव पर पड़ जाए तो क्या स्थिति होगी। यहाँ पे मुझे क्या क्या मिला हुआ था, वक्रता केंद्र मिला हुआ था और उसके बाद मुख्य फोकस पर मिला हुआ था, सब पे मैंने चेक कर लिया। लेकिन अब तीसरी बात मुझे कहाँ चेक करनी है, ध्रुव पर। और अगर ध्रुव पर चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो भी होगा वो 0 डिग्री बनेगी। ठीक है, ये बात आप हमेशा यहाँ पे ध्यान देंगे। अब चौथी कंडीशन, अब यहाँ पे चौथी कंडीशन क्या होने वाली है, ध्यान देंगे। और मैंने यहाँ पे फिगर फिर से जनरेट किया, ये अपना क्या हो गया, अब यहाँ पे लो मैंने पोल पर किया, ये चला गया, ये सी हो गया, एफ हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो है ये तुम्हारा हो गया मुख्य अक्ष। और यहाँ मैंने क्या ले लिया, ये हमारा हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया F। अब देखिए यहाँ पर भी किरण आकर के पड़ेगी पोल पे, फिर क्या होगा, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया कहने का मतलब यही हुआ ना कि जब कोई आपतित किरणें या प्रकाश की किरणें आकर के ध्रुव से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होगा। और वैसे भी आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते ही हैं। आप यहाँ पे ये बात ध्यान देंगे कि आने के बाद वो क्या होगा, सेम जैसा फिगर में दिखाया गया है इसी हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति में अवतल दर्पण पर क्या प्रभाव पड़ता है और उत्तल पर क्या प्रभाव पड़ता है।